नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। छुपाने की कोशिश बहुत की बिहार की सरकार ने, लेकिन सच सामने आया तो पोल खुल गई पूरी शिक्षा व्यवस्था की। पोल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भी खुल जाएगी, ऐसा सोचना है बीजेपी का। लिहाजा जितना इंतजार कांग्रेस को है, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी कर रही है राहुल के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का। जी हां, संसद में विपक्ष की कुर्सियों को जिस चेहरे की तलाश है, क्या राहुल गांधी उसमें फिट बैठ पाएंगे? तह तक में आज हम इसी पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी को सामने लेकर आएंगे। तो राहुल गांधी इस इम्तिहान में कितने सफल होंगे, ये भी आपको बताएंगे। कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनके सामने, चर्चा उसकी भी करेंगे जो देश भर में आज बिहार की तस्वीर सामने आ रही है, और आपको लेकर चलेंगे उन बेटियों से मिलवाने जो देश की शान है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबरों से। बीजेपी का मिशन यूपी 13 जून से शुरू होने जा रहा है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इलाहाबाद में रैली होने जा रही है। रैली में 3 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। जुटाने की कोशिशें बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 265 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है, और इसका आगाज खुद प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों को कांग्रेस पार्टी औपचारिक तौर पर स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन कई नेताओं का कहना है कि फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि पार्टी के बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया था कि बतौर अध्यक्ष राहुल गांधी की ताजपोशी जल्द की जा सकती है। लंदन में रॉबर्ट वाड्रा की बेनामी संपत्ति के मामले में नया खुलासा हुआ है। अंग्रेजी न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आर्म्स डीलर संजय भंडारी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने यह कबूल किया था कि ईमेल के जरिए वाड्रा ने अपनी लंदन वाली कोठी का इंटीरियर फाइनल कराने को कहा था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने समान नागरिक संहिता पर देशव्यापी बहस की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि सरकार समान नागरिक संहिता लोगों पर थोपेगी नहीं, और सही वक्त आने पर ही इसे लागू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। रघुराम राजन एक बार फिर से आरबीआई के गवर्नर बन सकते हैं। जी हां, रघुराम राजन का कार्यकाल सितंबर में खत्म हो रहा है, लेकिन सूत्रों की माने तो लाख विरोध के बावजूद राजन पर पीएम मोदी का भरोसा बरकरार है। चर्चा ये भी है कि राजन अब फिर से आरबीआई का गवर्नर बनने के मूड में नहीं है और सितंबर के बाद अमेरिका वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी जानते हैं कि राजन को लेकर कितना दबाव अमेरिका का है, और इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों मैदान में उतारा गया है। दादरी कांड मामले में सामने आई फॉरेंसिक रिपोर्ट पर सियासत गर्म हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अखलाक के घर से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ था। वहीं बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने अखलाक के परिवार के दिए गए मुआवजे को वापस लेने की मांग की है। दिल्ली सरकार की ऐप बेस्ट प्रीमियम बस सर्विस की एसीबी ने जांच शुरू कर दी है। आरोप यह है कि सेवा शुरू करने से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं ली गई थी। साथ ही इसके जरिए एक खास वेबसाइट को फायदा पहुंचाया गया है। मामले की शिकायत बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने की थी। मॉनसून फिर से धोखेबाज साबित हुआ। वैसे तो मॉनसून को 1 जून से केरल को पहुंचना था, केरल की दस्तक देनी थी, लेकिन अब मौसम विभाग ने इसकी तारीख बढ़ाकर 7 जून कर दी है। इसके पीछे मौसम विभाग ने साइक्लोन को वजह बताया है, जिसकी वजह से हवा का पैटर्न बिगड़ गया है, और इसी वजह से मॉनसून लेट लतीफी करता दिख रहा है। मुरादाबाद में एक स्कूल में हुई मॉक ड्रिल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिस वजह से एक महिला टीचर बुरी तरह से जख्मी हो गई है। दरअसल इस महिला टीचर को रस्सी के जरिए नीचे उतारा जा रहा था, लेकिन रस्सी बीच में टूट गई और ये तीसरी मंजिल से नीचे गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गई है। उत्तराखंड के रुड़की में दुकान खाली कराने को लेकर हुए विवाद की वजह से बवाल हो गया है। यहां पर कुछ लोगों ने दुकान में रखे धार्मिक ग्रंथ को बाहर सड़क पर फेंक दिया, जिससे नाराज एक समुदाय के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
बिहार में इंटरमीडिएट एग्जाम में आर्ट्स और साइंस के टॉपर्स के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। सवाल उठने के बाद बिहार सरकार ने जांच कमेटी भी बना दी है। कमेटी के सामने 5 टॉपर्स को पेश होने के लिए कहा गया है, जिससे दोबारा इम्तिहान होगा। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की मोरक्को यात्रा के दौरान बड़ी चूक सामने आई है। दरअसल यहां पर लगाए गए होर्डिंग्स में बने नक्शे में, मानचित्र में पाकिस्तान को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है। ये होर्डिंग मोहम्मद वी यूनिवर्सिटी के बाहर लगाई गई थी, जहां पर उपराष्ट्रपति ने व्याख्यान दिया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का मोरक्को दौरा कितना महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे चीफ रिपोर्टर महेश कुमार शर्मा, जो इस दौरे पर उपराष्ट्रपति के साथ गए मीडिया प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। इस दौरे की शुरुआत में से ही उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और मोरक्को के प्रधानमंत्री के बीच भी एक अच्छी केमिस्ट्री देखी जा रही है। सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज से दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इससे एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। जब दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, व्यापारिक संबंध सुधरते जाएंगे और मजबूत होते जाएंगे। आशा की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में चाइना की तरफ जाने वाले मोरक्को का झुकाव फिर से भारत की तरफ होगा। और इन तमाम बड़ी खबरों के बाद रुख करते हैं देश की सियासत का। जी हां, 5 राज्यों के चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी को कमान सौंपने का फैसला कर लिया है। लेकिन मृत्युशैया पर पड़ी कांग्रेस को क्या राहुल संजीवनी दे पाएंगे? आखिर अब भी कांग्रेस में उनका ही चलता है, जबकि अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं। ऐलान हो जाने से कौन सी नई क्रांति आ जाएगी, ये सवाल कांग्रेस के अंदर भी है तो बाहर भी। लेकिन क्या कुछ संभावनाएं राहुल से हैं और कौन कौन सी चुनौतियां उनके सामने हैं, और क्या क्या इस आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। वो तो है कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला। अगर वो चाहते हैं कि मैंने 20 साल कर लिया, मैं हैंड ओवर करूं, तो इट इज हर डिसीजन एंड आई एम श्योर राहुल विल डू अ गुड जॉब। कांग्रेस में सोनिया युग के अंत और राहुल युग के आगाज का ऐलान कर रहे ये वही कैप्टन अमरिंदर है जो राहुल के हाथ पार्टी की कमान देने के सबसे मुखर विरोधी रहे हैं। हालांकि जब कैप्टन ने राहुल की ताजपोशी का विरोध किया था तो पंजाब में पार्टी की कमान उनके धुर विरोधी प्रताप सिंह बाजवा के हाथ में थी। लेकिन अब आलाकमान ने इनका दर्द दूर कर दिया और इन्हीं को पंजाब चुनाव का खेवैया बना डाला। तो देर से ही सही, ज्यादातर कांग्रेसियों की ये मांग मान ली गई है कि सोनिया अब आराम करें और राहुल हार से हताश पार्टी में नया जोश भरें, संगठन को संजीवनी बख्शें और पार्टी का कायाकल्प करें। पार्टी को इस लायक बनाएं कि वो यूपी में मजबूर से मजबूत हो सके और 2019 में लाल किले पर कब्जे के लायक बन सके। लेकिन क्या राहुल के पास कोई अलादीन का चिराग है? आखिर उनके पास कौन सा नुस्खा है जो सिमटती सिकुड़ती कांग्रेस में जान फूंक दे? हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह और शशि थरूर ने पार्टी की सर्जरी की जरूरत पर जोर दिया था। लेकिन सर्जन कौन होगा, इसका जवाब देने से उन दोनों ने कन्नी काट ली थी। जाहिर है कांग्रेस में बागियों की भी एक सीमा रेखा है। बदलाव की मांग तो सब करते हैं, लेकिन आलाकमान पर उंगली उठाने में सबकी झिग्गी बन जाती है। शरद पवार जैसे मराठा क्षत्रप को अपवाद छोड़ दे तो शायद ही कोई ऐसा नेता नजर आएगा जो गांधी परिवार की मुखालफत के बावजूद लंबे अरसे तक सियासत में टिक सका हो। कांग्रेस ये बात भली भांति जानती है कि वंशवाद के आरोपों के बावजूद गांधी परिवार ही वो धुरी है जिसके जरिए संगठन एकजुट रह सकता है। लेकिन सवाल है कि उस संगठन की एकता का ही क्या मतलब जो जनता में अपील पैदा न कर सके। आखिर चुनावी राजनीति का हासिल तो वोट है, सियासी जमीन है और सबसे ऊपर सत्ता, जो पिछले 3 सालों से लगातार कांग्रेस के कुनबे से फिसलकर बीजेपी की जानिब लुढ़कती जा रही है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद तो ये रफ्तार बुलेट ट्रेन से हो चली है। सवाल है कि राहुल इस सूरत को कैसे बदलेंगे? सूत्रों की माने तो राहुल अध्यक्ष पद संभालने से पहले पार्टी के महासचिवों, सचिवों और प्रदेश अध्यक्षों को बदलेंगे और इस लिस्ट पर काम भी शुरू हो चुका है। 2 साल पहले जब राहुल ने कांग्रेस उपाध्यक्ष की कमान संभाली थी तब भी उन्होंने पार्टी में नई टीम तैयार की थी। लेकिन युवाओं को जिम्मेदारी देने के नारे के साथ हुए इस बदलाव में तब 85 पार कर चुके मोतीलाल वोरा की भी छुट्टी नहीं हो सकी।
बेशक वे शीला दीक्षित की जगह अजय माकन को अगली कतार में ले आए, मधुसूदन मिस्त्री को यूपी की कमान सौंप दी, तो वहीं सीपी जोशी को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवाकर संगठन में भेज दिया। लेकिन दिग्विजय सिंह, जनार्दन द्विवेदी, अंबिका सोनी, अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद जैसे नेता तो मां की कोर कमेटी में अव्वल थे। तो अब जब वे उपाध्यक्ष से अध्यक्ष बनेंगे तो क्या बदलाव करेंगे? क्या वो दिग्विजय और जयराम रमेश को किनारे लगा देंगे? मोहन प्रकाश, मुकुल वासनिक और शकील अहमद की छुट्टी कर देंगे? सूत्रों की माने तो राहुल की टीम में दिग्विजय सिंह, सीपी जोशी, मधुसूदन मिस्त्री, जयराम रमेश और अजय माकन की जगह बरकरार रहेगी। साथ ही वो मुरली देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट और मीनाक्षी नटराजन की जिम्मेदारियों में इजाफा करेंगे। ये तो हुई कांग्रेस के अंदर खाने की बात, लेकिन गठबंधन की राजनीति में क्या राहुल सोनिया की जगह ले पाएंगे? हालांकि द्रमुक और जेडीयू जैसी कांग्रेस के ज्यादातर सहयोगी दलों पर सोनिया या राहुल के अध्यक्ष रहने में कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन इन्हीं में लालू प्रसाद जैसे भी राजनेता शामिल हैं, जो राहुल को बिल्कुल नहीं सुहाते। लालू आज भी राहुल का वो अध्यादेश फाड़ना नहीं भूले हैं, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा था। मुलायम और मायावती भी राहुल से चिढ़े तो दिखते हैं, लेकिन उनके विरोध और समर्थक वक्त से तय होते हैं, नेतृत्व से नहीं। सवाल है तो वाम दलों से रिश्तों का, जो कह रही है कि कांग्रेस से गठबंधन का उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। अलबत्ता पिछले चुनाव से भी बुरी गत हो गई। अब बात कांग्रेस के धुर विरोधी बीजेपी की करें, जो खुद भी राहुल को कमान सौंपे जाने की खबर से खुश दिख रही है। बीजेपी की नजर में राहुल किसी काम के नहीं, नेतागिरी में इतना अरसा गुजारने के बावजूद नौसिखिए हैं और पब्लिक में उनकी कोई अपील नहीं। यानी पार्टी की नजर में भी राहुल गांधी ही कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा कर देंगे। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। तो देखना होगा कि राहुल गांधी आने वाली अपनी नई जिम्मेदारी को किस तरह से निभाते हैं, लेकिन आज उनके आने को लेकर किस तरह की सुर्खियां हैं, ये आपने इस रिपोर्ट में देखी। आगे बढ़ते हैं, रुख बिहार का करते हैं। जंगल राज की वापसी के आरोपों को झेल रही नीतीश सरकार की आज पूरे देश में किरकिरी हो रही है। इस बार जेल में बंद माफिया के बजाय खुलेआम घूम रहे शिक्षा माफिया की वजह से उन्हें नीचे देखना पड़ रहा है, न सिर्फ सरकार और मुख्यमंत्री को, बल्कि बिहार के पूरे शिक्षा वर्ग को भी। जी हां, बिहार के उन मेधावी स्टूडेंट्स को पूरे देश ने आज देखा है जिन्होंने क्लास 12 में टॉप करने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर जगह बनाई है, लेकिन छोटे छोटे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। कैसे? देखिए दिन भर कैसे सुर्खियों में रहे आज बिहार में टॉप आने वाले स्टूडेंट्स, और क्या है उनकी हकीकत और क्या है शिक्षा जगत का हाल। ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमारी। कितना घंटा पढ़ाई करती थी? 16 से 15 घंटा। ये रूबी है, बिहार में 10th क्लास की टॉपर। ये 15 से 16 नहीं, 16 से 15 घंटे पढ़ती हैं। आईएएस के टॉपर्स इंटरव्यू में कहते हैं कि वो 6 से 7 घंटे पढ़ पाते हैं, लेकिन 500 में से 444 नंबर लाने वाली रूबी को ये नहीं पता कि उसे कितने % मार्क्स मिले हैं और 500 में से मिले हैं या 600 में से। यही नहीं, रूबी पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिकल साइंस बताती हैं। और रूबी ही क्यों, आइए अब आपको मिलवाते हैं सौरभ श्रेष्ठ से। ज्ञान में ये रूबी से आगे हैं। 500 में से 426 नंबर लाकर शिक्षा के एवरेस्ट पर चढ़े हैं और साइंस के टॉपर हैं। पीरियोडिक टेबल का नाम नहीं सुना, लेकिन इन्होंने। रूबी की तरह इनके माथे पर भी विजय तिलक लगा है। फैमिली बैकग्राउंड में पिताजी रेलवे के ठेकेदार हैं। इन दोनों होनहारों ने जिस विशुन राय कॉलेज में पढ़ाई की है, वहाँ पैसे के दम पर पप्पू पास नहीं बल्कि टॉप करते हैं। जैसे होटल में सब्जियों के रेट होते हैं, कॉलेज और स्कूल में सर्टिफिकेट्स के रेट बनते हैं। फर्स्ट डिवीजन यानी 60% चाहिए तो 50 से 60 हजार निकालिए। डिस्टिंक्शन यानी 75% के लिए 1 से 2 लाख का खर्च आता है। और अगर आपके पास 5 से 4 लाख खर्च करने की कुव्वत है तो टॉप भी कराया जा सकता है। वैसे इसके लिए हर सेशन में बोली लगती है, तभी रेट खुलते हैं। आर्ट्स के टॉपर के रेट कम है, साइंस के ज्यादा। पिछले साल भी 3 टॉपर्स यहीं से आए थे। जी हाँ, गौर करिएगा, 3 टॉपर्स इसी स्कूल से थे। काफी हंगामा हुआ, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब बिहार की ये तस्वीरें आई थी। इसके बाद परीक्षा केंद्रों में जैमर और सीसीटीवी लगे। सरकार ने कहा परिंदा पर नहीं मार पाएगा।
पर मारने की कौन कहे। माफिया ने पूरे सिस्टम को ही हाईजैक कर लिया। लेकिन जिस तरह के लोग इस पूरे सिस्टम में बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई हम लोगों से, जिसका कि ये नतीजा है कि यह जांच हो रही है। मंत्री जी चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहे, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था माफिया के पंजे में है। लालू यादव की सरकार में बिहार जंगल राज के लिए बदनाम था। नीतीश के आने के बाद बदलाव की कुछ आहट सुनाई दी, लेकिन लगता है 4 दिन की चांदनी के बाद फिर अंधेरा छा रहा है। शिक्षा माफिया पुराने निजाम की तरह इस सत्ता में भी मौज काट रहे हैं। विष्णु राय कॉलेज का संचालक बच्चू राय आरजेडी का नेता है। इलाके में उसका रुतबा है। क्षेत्र में एमपी एमएलए सबसे उसकी सांठगांठ है। विभाग में नीचे से ऊपर तक पैसा पहुंचाता है। यही वजह है कि बच्चा राय की बेटी शालिनी राय इसी तरह धांधली करके हाई स्कूल में टॉप कर चुकी है। पूरे देश में शिक्षा प्रणाली को लेकर ये तो सुना था कि बहुत कुछ ऐसा है जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है, लेकिन इस कदर शिक्षा का हाल नीचे जाएगा ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन बिहार में ऐसा क्यों है, एक नजर इस पे डालें तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष लालकेश्वर सिंह एक विवादित अधिकारी हैं। वो जेडीयू की पूर्व एमएलए उषा खन्ना के पति हैं, जो काफी रसूखदार हैं। बार बार लालकेश्वर सिंह की कुर्सी से जाने की खबरें उड़ती हैं, लेकिन पत्नी हर बार बचा लेती हैं। शिक्षा माफिया के आगे सरकार कितनी लाचार है, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि जीतन राम मांझी ने सीएम रहते हुए कहा था कि बिहार में बच्चों को किताब लेकर परीक्षा देने की अनुमति दे देनी चाहिए। देश भर में फैले शिक्षा के बरगद की जड़ें बिहार के नालंदा और तक्षशिला में हैं। राष्ट्रपति अभी चीन में थे तब भी इसका जिक्र हुआ था। सुपर 30 से हर साल आईआईटी में सिलेक्शन का रिकॉर्ड भी यहीं बनता है। बिहार के मेधावी बच्चे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में झंडे गाड़ते हैं, लेकिन चिराग के नीचे ही स्याह अंधेरा है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बिहार कौन से सुशासन की तरफ जा रहा है और बिहार का भविष्य कौन से अंधकार में। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। और यहाँ पर छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद भी यहाँ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए ईटीवी नेटवर्क पर। स्वागत है एक बार फिर से आपका ईटीवी नेटवर्क पर। आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा और अब बात करते हैं देश में शरिया कानून को लेकर शुरू हुई बहस पर। जी हां, बहस की वजह है देश के वो 50,000 से ज्यादा लोग जो ट्रिपल तलाक यानी 3 बार तलाक कहने भर से होने वाले नतीजों के विरोधी हैं। गौरतलब यह है कि ये सभी लोग मुस्लिम समाज से आते हैं और इन्होंने बाकायदा इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। बदलते वक्त के साथ मुस्लिम समाज भी बदलाव की दहलीज पर खड़ा दिख रहा है। ट्रिपल तलाक, मर्दों को 4 शादियों की इजाजत, निकाह, हलाला और मस्जिदों में महिलाओं की नो एंट्री जैसे मसलों पर मुस्लिम समाज अब खुलकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और इसी का नतीजा है कि मुस्लिम समाज में एक बड़ा तबका ट्रिपल तलाक को खत्म करने के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। 3 तलाक जैसे पेचीदा मसले को खत्म करने के लिए एक याचिका तैयार की गई है, जिस पर 50,000 मुस्लिमों ने हस्ताक्षर किए हैं। बड़ी बात यह है कि इन 50,000 लोगों में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन यानी BMMA द्वारा तैयार की गई इस याचिका में राष्ट्रीय महिला आयोग से मांग की गई है कि वो मौखिक ट्रिपल तलाक मामले में हस्तक्षेप करे और कुरान के विपरीत चली आ रही इस चलन को खत्म करवाने में मदद करे। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के संस्थापक जाकिया सोमन ने दावा किया है कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत मुल्क के अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर सिग्नेचर कैंपेन चलाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ये कैंपेन और बड़ी शक्ल इख्तियार करेगा। ताज़ा अध्ययन से ये भी पता चलता है कि देश में करीब 92% मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक को खत्म करने के पक्ष में हैं। हालांकि कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कैंपेन का विरोध किया है और ट्रिपल तलाक खत्म करने को शरीयत के खिलाफ बताया है। तो जो कवानीन हुकूमत के बनाए हुए नहीं हैं, यानी लेजिस्लेचर ने नहीं बनाए, कानून साजिया ने नहीं बनाए हैं, पार्लियामेंट ने नहीं बनाए हैं, तो उन कवानीन पर उसकी तरमीम या उसमें किसी किस्म की मुदाखलत करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं होता है। यानी वो कवानीन सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आते। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ट्रिपल तलाक।
दरअसल इस्लाम में पति अपनी पत्नी को पहली तलाक देता है, उसके बाद पति पत्नी दोनों 30 दिनों तक साथ रहते हैं। 30 दिन के बाद पति दूसरी बार तलाक देता है। इस तरह 2 तलाक हो जाती हैं। इस दौरान पति पत्नी दोनों साथ रह सकते हैं। अगर अगले 30 दिनों के बाद भी पति को लगता है कि वो पत्नी के साथ नहीं रह सकता, तब वो तीसरी बार तलाक देता है और इस तरह तलाक की पूरी प्रक्रिया मुकम्मल हो जाती है। तलाक की ये मुद्दत 90 दिनों की होती है, जिसे इद्दत कहते हैं। शरिया के मुताबिक इद्दत पूरी होने से पहले पत्नी को ससुराल से नहीं निकाला जा सकता, जब तक वो खुद ससुराल छोड़ने के लिए राजी न हो जाए। तलाक की इस कायद को मुस्लिम महिलाएं इस्लाम से बाहर की दकियानूसी सोच मानती हैं और वो चाहती हैं कि भारतीय कानून के हिसाब से तलाक का प्रावधान किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और अब खबर बॉलीवुड से, जो आपके लिए अच्छी नहीं है। मशहूर कॉमेडियन एक्टर रज़ाक खान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। रज़ाक अपने अलग अंदाज और बेमिसाल अदाकारी के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। दूल्हा बनने का ख्वाहिशमंद हूँ। अच्छा, अखबार में पढ़ा है कि आप दोनों बिरादरान शादी खाना आबादी का कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो बहती गंगा में हाथ धोने आ गया। अच्छा, धोने की बात से मेरे को याद आया कि हम लोग तेरे को धोना शुरू करेंगे ना, तो इतना धोएंगे कि तेरे ना सर पे ना बाल रहेंगे ना, तेरे जिस्म पे छाल रहेगी। फिल्म जोरू का गुलाम में कादर खान के उर्दू स्पीकिंग सेक्रेटरी के किरदार से दर्शकों को लूटपूट करने वाले रज़ाक हमारे बीच नहीं रहे। अपनी कॉमेडी स्टाइल से रज़ाक खान ने बॉलीवुड में एक अलग ही पहचान बनाई। चाहे वो बाबू बिस्लेरी हो या मुन्ना मोबाइल, लकी चिकना हो या हो गोल्डन भाई या फिर फैयाज टक्कर, रज़ाक ने अपने स्टाइल से इन सीन्स को जीवंत बना दिया। अबे टक्कर मार के दीवार में इतना बड़ा खड्डा किया, फिर भी पूछता है फैयाज टक्कर को। अभी जमीन में खड्डा करके तेरे को गाड़ूंगा ना, तो तेरे को नजर आएगा फैयाज टक्कर। अपनी अदाकारी से दर्शकों को गुदगुदाने वाले रज़ाक ने 1993 में फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से बॉलीवुड में कदम रखा और करीब 90 फिल्में की, जिनमें हेलो ब्रदर, जोरू का गुलाम, बादशाह, क्या कूल है हम, हंगामा, हेरा फेरी, राजा हिंदुस्तानी, मुहरा, प्यार किया तो डरना क्या, हसीना मान जाएगी, हर दिल जो प्यार करेगा जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। साथ में मिलके भागे तो जास्ती खुशी होगी ना। वाह बेटे, पकी पकाई खिचड़ी लेकर के साफ कर देना चाहता है। 4 रात जाके हम लोग फरार होने के लिए तब जाकर के सरिया कटा है, और तू एक ही दिन में क्या? हाँ? ये हवलदार। फिल्मों में रज़ाक का शॉट भले ही छोटा रहा हो, लेकिन कलाकारी के निराले अंदाज ने उन शॉट्स को यादगार बना दिया। उनके किरदार हमेशा दर्शकों को लूटपोट करने वाले रहे। हेलीकॉप्टर मंगा। ए एंथनी भाई, मैं तेरे को सब कुछ देगा, सब कुछ, पर तू इनको छोड़ दे। इंस्पेक्टर, बच्चे लोग की बात नहीं करना। अपन ने इनको छोड़ा ना, तो पुलिस अपने को नहीं छोड़ेगा। अपने को एक पुलिस वाला साथ में चाहिए, क्योंकि पुलिस को गोली नहीं मारती है। साला पहली बार थप्पड़ नहीं खाया तूने। समझदारी की बात किया। हाँ, तू एक काम कर, वो नीचे पांडे साहब खड़े हैं, तू उनको ले जा। तेरा भेजा बहुत तेज चलता है। रज़ाक ने 2014 में कॉमेडी नाइट विद कपिल में बतौर गेस्ट शिरकत भी की। वे इसी साल जनवरी में रिलीज हुई फिल्म क्या कूल है हम 3 में पोपट वाले के किरदार में नजर आए थे। ए सर्टिफिकेट मिली। क्या बात कर, मैं सच बोल रहा हूँ। इंडिया के टॉप के बिजनेसमैन लोग को ना मैं तो थपलाई करता हूँ। ताता चिल्ला। बार बार हंसाने वाला ये कलाकार इस बार हमें रुला गया। बॉलीवुड से लेकर देश भर में उनके फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं देश की उन बेटियों का। मिलवाते हैं आपको 3 बार तलाक बोलकर महिलाओं को अकेले छोड़ देने वाले लोगों के खिलाफ आंदोलन चलाने वाली भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की महाराष्ट्र इकाई की संयोजक खातून शेख से। खातून शेख ने मुंबई की झुग्गी बस्तियों में मुस्लिम महिलाओं के लिए बेमिसाल काम किया है। लंबे अरसे से महिलाओं के हक की खातिर संघर्ष कर रही खातून शेख फिलहाल नो मोर तलाक नाम के आंदोलन से जुड़ी है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन और खातून इसकी महाराष्ट्र की संयोजक है। आंदोलन का उद्देश्य है मुस्लिम समाज में 3 बार तलाक कहकर रिश्ते तोड़ने की रवायत को खत्म करना, और संगठन ने अब तक 50,000 लोगों का हस्ताक्षर लिया है, इसमें समर्थन हासिल किया है। सामाजिक क्षेत्र में पैरा प्रोफेशनल की डिग्री रखने वाली खातून देश का स्वाभिमान है।
और हमें इन पर अभिमान है। देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। कल रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी। आपके आसपास की अगर ऐसी कोई खबर है जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें जरूर बताएं। इस कार्यक्रम को आप प्रदेश 18 की वेबसाइट पर देख सकते हैं, ईटीवी के यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार।